जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जो ख़त्म किए थे वो चैप्टर 1 था। आज से हम लोग को जो शुरू करना है वो चैप्टर 8 शुरू करना है। चैप्टर में 8 में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, सेल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, फिर उसे कर सकते हैं सेल बायोलॉजी। तो चैप्टर 8 और 9 जो है वो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर जो कई कंपोनेंट होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जीव जो होता है, किसी भी जीव का निर्माण जो होता है वो अनेक छोटे छोटे इकाइयों के मिलने से होता है। और जिन इकाइयों के मिलने से किसी जीवों का निर्माण होता है उस इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है उसको जीवन का आधारभूत इकाई कहते हैं। साथ ही साथ कोशिका जो होता है वो जीवों के शरीर के निर्माण में सहायता कर रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कोशिका क्या करता है, इस विभिन्न क्रियाओं को पूरा करता है। इसलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका क्या होता है। कोशिका कोशिका सेल। कोशिका जो है उसको जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई की इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जीव जंतु जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं और सभी प्रकार के जो जैविक कार्य होते हैं वो कोशिकाओं में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। संरचनात्मक और इसलिए क्या कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसमें लिख सकते हैं जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। यही कोशिका जो होता है, इन्हीं से किसी भी जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। और जीवों का जो शुरुआत होता है वो इसी कोशिका से होता है। और वही कोशिका जुट करके क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से एक पूरे जीव का, एक पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका को हम लोग आधारभूत इकाई कहते हैं। इसको संरचनात्मक इकाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि जीवन में होने वाले सभी प्रकार के जो जैविक क्रियाएं हैं उसमें कोशिका जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका में वो क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक इकाई बोल रहे हैं। अब बात आता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर हम लोग देखें तो कोशिका का अध्ययन जो है, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन जो होता है, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, ये सिंपल सा है, साइटोलॉजी इसको कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेकेंड जो होता है वो कोशिका के संरचना, कार्य एवं प्रजनन। कोशिका के संरचना, कार्य एवं प्रजनन का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी। कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहते हैं। कोशिका के कब, कोशिका के संरचना, कार्य एवं प्रजनन के अध्ययन करने के आधार पर। अब अगर हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें, कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज सबसे पहले जो किया था वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कैसे कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का, सन 1665 ईस्वी में, 1665 में। और उस दौरान उन्होंने जो कोशिका खोजा था वो कौर कोशिका था, डेड कोशिका था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लीवेनहुक। और लीवेनहुक जो थे उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था और जीवित कोशिका को उन्होंने एनिमल कुली कहा था, एनिमल कुली नाम दिया था। इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका का खोज, कोशिका का खोज। और कोशिका का जो खोज किया था उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था कब, 1665 में। और एक ऐसे कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका, मृत कोशिका जिसको हम लोग कॉर्क कोशिका भी कहते हैं।
कॉर्क कोशिका भी कहते हैं। कॉर्क का मतलब होता है बार्क, छाल होता है, ठीक है, और छाल के अंदर से कोशिका को देखा था। इसके बाद आया था जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज, और जीवित कोशिका का जो खोज किया था उसका नाम है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक, और ये ल्यूवेनहोक जो थे इन्होंने सन 1674 ईस्वी में कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज किया था, और उसका नाम जो दिया था वो दिया था एनिमलकुले। एनिमलकुले नाम दिया था। तो ये है कोशिका के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जिनके बारे में जानना चाहिए। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो आते गए और अलग अलग अपना सिद्धांत क्या करते गए, देते गए। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट हैं, बेसिक चीज़ें, उसको लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। सन 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन ने पादप कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया एवं बताया कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, पौधों के ऊपर अध्ययन किया था। कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के वनस्पति बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने सन 38 ईस्वी में पौधों के ऊपर जब अध्ययन किया था, उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो पौधे होते हैं उनका शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1839 ईस्वी में, ठीक है ना, अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज इंग्लैंड के कहा जाता है, अंग्रेज वैज्ञानिक टी स्वान का नाम था। स्वान ने जंतु कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया एवं बताया कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। जिसमें बाहरी झिल्ली कौन सी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली होती है। तो दूसरा साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था टी स्वान, और ये इंग्लैंड के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 ईस्वी में जंतुओं का अध्ययन किया था और बताया कि जंतुओं का शरीर जो होता है वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और इनके जो बाहरी झिल्ली होता है, कोशिका का जो बाहरी झिल्ली होता है वो कौन होता है? कोशिका झिल्ली होता है। इन्होंने ही ये चीज़ बताया था कि कोशिका भित्ति जो होता है वो पौधों में पाया जाता है, और पादप कोशिका का ये क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो जंतु कोशिका के ऊपर अध्ययन किसने किया था? स्वान ने, ध्यान रखिएगा। और वनस्पति पौधों के ऊपर अध्ययन किसने किया था?
एमजे स्लाइडेन ने किया था। यहाँ से एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। जैसे स्वान होता है तो स्वान का मतलब कुत्ता, और कुत्ता जो होता है वो एक जंतु होता है, तो कुत्ता के या जंतु के ऊपर अध्ययन करने का काम किसने किया? टी स्वान ने। और बच गया स्लाइडेन, तो वो किसके ऊपर हो जाएंगे? पादप कोशिका के ऊपर। यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं, इन्होंने ही बताया था कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का विशिष्ट लक्षण है, या विशेष गुण है। उन्होंने टी स्वान ने। तो इसको नोट करिए दोनों पॉइंट, इसके बाद रिंग डालिएगा। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या था? जो स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने ही बताया था कि जितने भी पादप और जंतुओं को आज हम लोग देखते हैं, वो सभी क्या होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और वो या कोशिका के उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये बात जो था उसी को क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत कहा गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि तब ये कोशिका जो होते हैं, नए जो कोशिकाएं होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, तो इसको वो बताने में क्या हो गए थे? असमर्थ थे। नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में लोगों को वो समझा नहीं पाए थे। तो फिर इसको बताने का जो काम किया था एक साइंटिस्ट, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। उन्होंने 1855 ईस्वी में क्या किया था? ये बताया था कि प्रत्येक नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद पुरातन कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार, पादप एवं जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या कोशिका के उत्पाद। पादप एवं जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, या कोशिका के उत्पाद हैं, परंतु ये नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है? नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है बताने में असफल रहे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने, एमजे स्लाइडेन और टी स्वान ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत में कहा क्या गया था कि जितने भी जंतुओं और पौधों को आज हम लोग देखते हैं, उन सभी का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है, या वो क्या होते हैं? कोशिका के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं। परंतु वो क्या बताने में असफल रहे थे कि प्रत्येक नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इस बात को किसने बताया था? तो सन 1855 में किसने? रुडोल्फ विर्चाउ, एक साइंटिस्ट थे, ने बताया कि प्रत्येक नए कोशिका का निर्माण पुरातन कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक शब्द दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ओमनी सेलुला ई सेलुला।
ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब यही होता है कि प्रत्येक नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विरचाव ने। दोनों में अंतर है, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, और साथ ही नए कोशिकाओं का जो निर्माण होता है उसके बारे में जो बताया था वो रुडोल्फ विरचाव ने बताया था। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक नोट लिखना है नीचे, वायरस, विषाणु, कोशिका सिद्धांत, वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद या एक्सेप्शन है, क्योंकि विषाणु अकोशिकीय होता है, क्योंकि विषाणु अकोशिकीय होते हैं। जो कोशिका सिद्धांत लागू होता है वो किसके ऊपर लागू होता है? कोशिकीय जीवों के ऊपर लागू होता है, जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। क्योंकि विषाणु जो है इसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के नहीं बना होता है, ये अकोशिकीय होता है, इसीलिए इसके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है? तो वो कौन होगा? विषाणु होगा। और क्यों होगा? क्योंकि विषाणु जो होता है ये अकोशिकीय होता है, इसके शरीर में कोशिका मौजूद नहीं होता है। नोट कर लीजिए। अब कोशिकाओं के आगे हम पढ़ना है कोशिकाओं के आकार एवं आकृति। सभी प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार एवं आकृति क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है। सभी जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं की बनावट या कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर हम लोग देखें तो ऐसे जीव जिनके शरीर का आकार एवं आकृति क्या होता है? बड़ा होता है, उनमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। और ऐसे जीव जिनका आकार एवं आकृति कम होता है, छोटा होता है, उनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं इनके आकार एवं आकृति में क्या होती है? विविधता मौजूद होती है। तो उनमें से जो कुछ जरूरी आकार एवं आकृति वाले कोशिकाएं हैं उनको आज हम लोग लिखेंगे, तो नहीं डरेंगे। कोशिकाओं के आकार एवं आकृति। कोशिकाओं के आकार एवं आकृति, कोशिकाओं के आकार एवं आकृति। तो इसमें पहला जो आता है कि सबसे पहले, तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका हम लोग देखेंगे। तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो है ये है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है इसका आकार जो होता है वो 1 मीटर तक होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी पादप कोशिका, पादप कोशिका इसको बोलते हैं रेमी तंतु। रेमी का तंतु, इसका जो लेंथ होता है वो 55 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग देखें सबसे बड़ी एकल कोशिका, सिंगल आइसोलेटेड सेल, एकल कोशिका, सिंगल आइसोलेटेड सेल, तो इसका जो होता है ये होता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसमें आता है शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है इसका डायमीटर, व्यास अगर देखें डायमीटर वो होता है 18 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसका जो साइज है ये, इसको हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है। और इसका जो साइज दिया हुआ है वो आपके एनसीईआरटी में 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ऐसे इसका जो रेंज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर में है। इसके बाद अगर हम लोग देखें सबसे छोटी मानव कोशिका कौन होती है?
सबसे छोटी मानव कोशिका। तो सबसे छोटी मानव कोशिका जो है उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल कोशिका, ग्रेन्यूल कोशिका। और ये जो ग्रेन्यूल कोशिका है ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क जो है वहाँ पर इसकी मौजूदगी होती है। फिर अगर हम लोग देखें आरबीसी के बारे में, साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का आकार। तो आरबीसी जो होता है ये बाइकॉन्केव शेप का सेल होता है और इसका जो साइज होता है वो 7.0 माइक्रोमीटर होता है। ये आपका कुछ डाटा है कोशिका के आकार एवं आकृति से संबंधित। तो इसमें से जो अभी एक चीज नोट करने वाली है कि जो माइकोप्लाज्मा है इसको हम लोग PPALO कर रहे हैं, तो ये NCERT में दिया हुआ है और ये रेंज होता है, इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के उनको बांटा गया है, ठीक है। पहला जो है उसको हम लोग बांटते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, अविकसित, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। ऐसे कोशिका जिनमें क्या होता है अविकसित केंद्रक मौजूद होता है, ऐसे कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और यू का मतलब होता है एडवांस या विकसित, और कैरियोटिक का मतलब क्या होगा केंद्रक। तो ऐसे कोशिका जिनमें विकसित केंद्रक मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे। तो देख सकते हैं डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये कोशिका बना रहे हैं, समझना, ये कोशिका है। कोशिका के बाहरी भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के ठीक नीचे जो होगा ये क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर ये केंद्रक के जगह पर क्या होगा, जो इसका केंद्रक इसमें मौजूद नहीं होता है तो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, कोशिका द्रव में। ये जो भाग है इसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे, ठीक है। तो ये एक अविकसित कोशिका है, जबकि दूसरा जो है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये मान लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या होगा, सेंटर में विकसित केंद्रक मौजूद होगा। कई तरह के इसमें क्या होते हैं, कोशिकांग मौजूद होते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से तो दोनों कोशिकाओं में देखने में आपको अंतर मालूम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के केंद्रक या कोशिकांग मौजूद नहीं है और इसमें क्या है, झिल्ली युक्त केंद्रक है। केंद्रक चारों ओर से झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है, साथ ही कई छोटे छोटे अन्य कोशिकांग भी क्या है, मौजूद है। तो ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक या अन्य कोशिकांग मौजूद नहीं होते हैं, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो जीवाणु हो जाएगा, इसको बैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये सब के सब जो होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल होंगे। जबकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो होता है वो कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल होगा पादप कोशिका, और कौन हो जाएगा, जंतु कोशिका हो जाएगा, जंतु कोशिका। पहले डायग्राम बना लीजिए, अभी बनाना नहीं है, तब बना लीजिए, उसके बाद ऐसे करके उसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहला लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, हेडिंग कैरियोटिक
कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या होता है? ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। झिल्ली केंद्रक का मतलब है केंद्रक के अंदर जो मौजूद जो आनुवांशिक पदार्थ हैं वो केंद्रक से झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य कोशिकांग कहने का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, हरित लवक हो गया, इस तरह के जो कोशिकांग होते हैं ये कोशिकांग उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद नहीं होते हैं। ये सब के सब अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनका कोशिका जो है वो अविकसित कोशिका है। और अविकसित कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ऐसे कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद होते हैं, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जैसे बताए थे अभी जंतु कोशिका, और कौन हो जाएगा? पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका इसी में बताए थे। जैसे जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के बाद बताए थे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है। इसके बाद बताए थे माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं। तो ये सब के सब जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है, और ये जो है वो किसका है? यूकैरियोटिक कोशिका का। तो इसको आप क्या करिए? नोट करिए। हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक और दूसरा तरफ जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे यूकैरियोटिक। इसमें अंतर लिखना है, डिफरेंस। पहला पॉइंट लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है। अधिकांशतः जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होता है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर यूकैरियोटिक में देखा जाए तो इसमें भी क्या होता है? इसमें झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है,
अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इनमें झिल्ली युक्त क्या कोशिकांग अनुपस्थित होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखा जाए, फोर्थ पॉइंट, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो है इसमें 80S, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में मौजूद होता है, तो वो कौन होगा? राइबोसोम। वो बात अलग है कि राइबोसोम जो होता है वो 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है? 80S राइबोसोम होता है। इसके बाद अगर अंतर देखा जाए तो इनमें कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकेन की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति पौधों में जो होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज। और यूकेरियोटिक में प्रोटीन फंजाई भी आते हैं, एवं काइटिन की बनी होती है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं। इसमें हिस्टोन एक प्रोटीन है जो डीएनए में पाया जाता है। हिस्टोन रहित डीएनए होता है। डीएनए जो होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता है, जबकि इसमें डीएनए हिस्टोन युक्त होता है। इसके डीएनए में जो यूकेरियोटिक कोशिका है इनके डीएनए में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है। हिस्टोन प्रोटीन जब हम लोग डीएनए पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको मालूम चलेगा। तो ये कुछ अंतर है प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में, इसको नोट करिए। चलिए फिर बाकी विषय जो है वो आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।